हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मेनली हम यूज़ करते हैं वाटर वाले क्वेश्चंस के लिए, जैसे रिवर का फ्लो हो गया जिसे हम करंट बोल देते हैं, या स्ट्रीम वर्ड भी यूज़ हो जाता है। तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, तो सबसे पहले हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये पानी की डायरेक्शन है। मान लो ये पानी राइट साइड में फ्लो कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट इज़ द फ्लो ऑफ वाटर। लेट अस से, इसे हम एक नाम दे देते हैं स्ट्रीम। ये स्ट्रीम है जिसकी डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट में है। अब दो केसेस हैं भाई, इसके ऊपर अगर बोट चलानी है या स्टीमर या कुछ भी चलाना है तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो जो बोट है वो पानी की डायरेक्शन में जाएगी या फिर वो पानी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले हमें ये देखना है कि वो पानी की डायरेक्शन में जा रही है या पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर वो पानी की डायरेक्शन में ही जाती है बोट, यहाँ पे हम एक छोटी सी बोट बना के एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये बोट है, मान लो ये बोट भी पानी की डायरेक्शन में जा रही है। तो जब स्ट्रीम और बोट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम किसे कहते हैं? जब बोट और पानी मतलब स्ट्रीम या नदी जो भी है वो सेम डायरेक्शन में जाती है तो उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ वाटर। और अगर बोट जाती है पानी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं कि पानी मूव कर रहा है लेफ़्ट से राइट में, पानी का फ्लो लेफ़्ट से राइट में, ये है स्ट्रीम का फ्लो। और इस बार बोट है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ये जो बोट है ये इधर की तरफ जाती है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर पानी लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो बोट राइट से लेफ़्ट जा रही है। तो जब भी ऐसा हो कि पानी और बोट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो उसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर बोट और पानी सेम डायरेक्शन में है तो उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम। अगर पानी और बोट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। अब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हमें अगर दो स्पीड्स, मतलब ऑब्वियसली अब दो स्पीड्स होंगी ना, एक स्ट्रीम की स्पीड होगी और एक बोट की स्पीड होगी। तो क्वेश्चन ये है कि किसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रीम की। अगर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा है, अगर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा है तो डाउन स्ट्रीम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पानी तेज़ बह रहा है और जो बोट है उसकी स्पीड कम है, बट डजेंट मैटर क्योंकि बोट पानी के साथ बहे जा रही है। लेकिन अब स्ट्रीम में सोचो आप कि स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा है, जो पानी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बह रहा है, लेकिन जो बोट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है उसकी स्पीड पानी की स्पीड से कम है। तो बोट क्या कोई डिस्टेंस कवर कर पाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में? नहीं, वो पानी के साथ ही वापस चली जाएगी। इसका मतलब अगर बोट अपस्ट्रीम मूव कर रही है तो बोट की स्पीड पानी की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसको याद रखने का कि अगर वो अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड कम होगी तो पानी के साथ ही चली जाएगी बोट, तो वो तो डाउनस्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अपस्ट्रीम कब होगा? अगर वो मूव करेगी बोट पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें क्या पता है कि स्पीड ऑफ बोट हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए किससे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। अब क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हमें जनरली ये कहा जाता है कि स्पीड बोट की सेम है, मतलब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों में सेम है, इसका मतलब आपको हमेशा स्पीड ऑफ बोट ज़्यादा लेनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को बेटर। तो ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल 15। क्वेश्चन है, a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometers upstream then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो क्वेश्चन में क्या समझाया हमें
कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने अभी जब कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, हमने कॉन्सेप्ट समझा था, तो हमने क्या देखा था कि हमें दो स्पीड्स चाहिए होती हैं, एक चाहिए होती है बोट की और एक चाहिए होती है स्ट्रीम की। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इज़ ऑलरेडी गिवन, दैट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड जो बोट की होती है वो हमेशा हम स्टिल वाटर में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में अगर आप बोट की स्पीड देखने लगे तो वो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो तो डायरेक्शन में जा रही है पानी की। और अगर आप अपस्ट्रीम वाली स्पीड देखोगे तो बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि पानी को अपोज करके वो उसके डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन में लिखोगे बोट की स्पीड, वो हमेशा स्टिल वाटर में देखना। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि स्पीड स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर है। अपस्ट्रीम जाने में उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है। कब? किससे 1 घंटा ज़्यादा लगता है? डाउन स्ट्रीम आने में। मतलब अपस्ट्रीम जाने में ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगता है अगर सेम डिस्टेंस हो। यहाँ पे मेंशन किया है सेम स्पॉट, तो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसी को वो अपस्ट्रीम जाता है पहले बोट, और उसी में वो वापस आता है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम आने में जितना भी टाइम लगता है उससे 1 घंटा ज़्यादा उसको अपस्ट्रीम जाने में लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें स्पीड स्ट्रीम की फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रीम की स्पीड को एज्यूम कर लेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी let the speed of the stream be x kilometers per hour. स्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर्स पर आवर हमने एज्यूम किया। बोट की स्पीड कितनी है? बोट की स्पीड दी है, स्पीड ऑफ बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब हमें डिस्टेंस दिया है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का सेम, तो हम उसको ऐसे ही लिख देंगे एक बार ग्लोबली, डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 24 किलोमीटर्स। तो स्पीड ऑफ बोट, अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी? अपस्ट्रीम, सबसे पहले हम अपस्ट्रीम को डिस्कस करते हैं। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी बोट की? क्योंकि ये जो बोट की स्पीड है ये है स्टिल वाटर में। अब अपस्ट्रीम में तो बोट की स्पीड 18 किलोमीटर तो रहेगी नहीं, वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो पानी की डायरेक्शन की ऑपोजिट साइड में जा रहा है। आप खुद अज्यूम करो, जिधर से पानी आ रहा है आप उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट लेके जा रहे हो तो स्पीड कम होगी ना। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि कम हो रही है, लेकिन किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? क्या हम x माइनस 18 लिखेंगे? क्या हम 18 माइनस एक्स लिखेंगे? ये डिपेंड करता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा है तो x माइनस 18, लेकिन अगर बोट की स्पीड ज़्यादा है तो 18 माइनस एक्स। और हमने अभी क्या देखा था कि बोट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम विल बी 18 माइनस एक्स किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड की यूनिट है किलोमीटर्स पर आवर। डिस्टेंस 24 किलोमीटर्स, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज द फॉर्मूला, तो इसके हिसाब से अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगा बोट को? डिस्टेंस कितना है? 24, स्पीड है 18 माइनस एक्स, तो यूनिट क्या होगी टाइम की? आवर्स। सो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स आवर्स, ये अपस्ट्रीम का टाइम। सेम वी विल फाइंड फॉर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट क्या होगी? डाउन स्ट्रीम में तो देखो, अगर वो बोट पानी की डायरेक्शन में जा रही है तो ज़्यादा स्पीड से जाएगी, मतलब जितनी उसकी स्पीड है उससे भी ज़्यादा कवर करेगी, है ना। क्यों? क्योंकि वो पानी की डायरेक्शन में जा रही है, पानी उसे अपने साथ ले जा रहा है, तो दोनों की स्पीड्स ऐड हो जाएंगी। 18 प्लस एक्स किलोमीटर्स पर आवर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्शन, डाउन स्ट्रीम में एडिशन। लेकिन सब्ट्रैक्ट वाले में ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बोट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, इसीलिए हम बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करेंगे। अब स्पीड ऑफ बोट इज़ 18 प्लस एक्स इन डाउन स्ट्रीम, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस देखना सेम है इसमें भी, 24 किलोमीटर्स। तो टाइम का फॉर्मूला अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हुआ 24
स्पीड हुई 18 प्लस एक्स और यूनिट क्या होती है टाइम की, आवर्स। तो अब अपस्ट्रीम में जाने में बोट को कितना टाइम लगा, 24/18 माइनस एक्स आवर्स। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, 24/18 प्लस एक्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है उसको। कितना ज़्यादा टाइम लगता है, 1 आवर। इसका मतलब अगर उसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अगर उसे डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे लगते हैं तो अपस्ट्रीम में उसे 4 घंटे लगते हैं। इसका मतलब 4 - 3 विल गिव यू 1। मतलब अपस्ट्रीम के टाइम में से डाउन स्ट्रीम के टाइम को माइनस कर दिया हमने तो 1 आवर मिला। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपस्ट्रीम का टाइम कितना है, 24/18 माइनस एक्स माइनस जो टाइम डाउन स्ट्रीम में लगा 24/18 प्लस एक्स इक्वल्स कितना डिफरेंस था, कितना ज़्यादा लगता था, 1 आवर। ये बन गई इक्वेशन। और अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमने एक वीडियो में देखा था, ये किस तरह की इक्वेशन है, ये है सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो दिखने में तो क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। अब क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में है, इसीलिए हम इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। तो 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, और आपको क्या करना है, आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल्स 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, या तो आप 24 को पहले ही कॉमन ले लो। तो जब आप 24 को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 18 प्लस एक्स, और क्योंकि ये नेगेटिव का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 18 प्लस एक्स। और डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब सेम नंबर्स हैं, एक बार नेगेटिव साइन है बीच में, एक बार पॉजिटिव साइन है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई होगी। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे, 18 स्क्वायर मतलब 324 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल्स 1। 24 बाहर रहेगा, यहाँ देखें 18 कैंसिल हो गया, तो x प्लस एक्स 2x। अच्छा, अब हम इस 324 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 48x मल्टीप्लाई करके। अब हम क्या करेंगे, हम इस एक्स स्क्वायर और 324 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 48x पॉजिटिव था पहले से ही, 324 नेगेटिव हो गया, और राइट साइड में सिर्फ 0 बचेगा। अब हम इसे किसी भी एक मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या हमारी x की वैल्यूज़ आ रही हैं। अब तक हम तीनों मेथड्स कर चुके हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्योंकि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो सकता है तो हम इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो हमें 324 की मतलब 1 इंटू 324 माइनस 324 के फैक्टर्स करने हैं, सच दैट कि सम ऑफ दोज फैक्टर्स इज़ 48। तो हमें फैक्टर्स पता हैं या हम फाइंड कर सकते हैं 54 एंड -6, ये दो फैक्टर्स हैं। 54 - 6 विल गिव यू 48 एंड 54 इंटू -6 विल गिव यू -324। तो हम डायरेक्टली फैक्टर्स को लिख लेते हैं, -6x। अब हम इस मेथड को इतना डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हम पिछली वीडियोस में ये मेथड हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमने पेयरिंग की, यहाँ से हमें x कॉमन मिला, तो x प्लस 54, यहाँ से -6 कॉमन लिया तो x प्लस 54। अब फिर से हमारे पास दो फैक्टर्स आने वाले हैं, एक तो है x प्लस 54 और एक है x माइनस 6। क्योंकि दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कोई एक तो 0 होगा ही होगा। जो हमें नहीं पता कि कौन सा 0 है तो हम बारी बारी से दोनों को करके देख लेते हैं। या तो x प्लस 54 0 है या x माइनस 6 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 54 और यहाँ से x की वैल्यू
6। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो 2 वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन क्या दोनों एक्सेप्टेबल है? अगर नहीं तो कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करनी है और क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने x एज्यूम किया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड एज्यूम की थी, तो स्पीड हमें पता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। सिंस स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल्स -54 विल बी रिजेक्टेड। ये रिजेक्ट हो जाएगी। हमारे पास जो आंसर है वो कितना आया? 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर्स पर आवर। याद रखिए, आपको इसका रीज़न भी मेंशन करना है कि ये नेगेटिव क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमने देखा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अपस्ट्रीम में बोट और पानी की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, डाउनस्ट्रीम में दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात हमने देखी कि स्पीड ऑफ बोट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसीलिए जब आप अपस्ट्रीम में स्पीड फाइंड करते हो बोट की, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, और वहाँ पे हम बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के कॉन्सेप्ट में इतना ही। इसके और क्वेश्चंस को आप बुक में से ट्राई कर सकते हो, और सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल से जानने के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।